निशेषजाद्यापः कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। जय मां, प्रणाम, धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये तो जैसे लग रहा है जैसे दुर्गा पाठ तो करते हैं वो कलकत्ता वाले, उसकी तरह आपका आवाज लगा। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। विनय शुक्ला जी वेलकम। अब मैं प्रसाद साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे स्पीकर को बोलने का परमिशन दें और करवाएं। और ये प्रसाद साहब हैं ना, प्रसाद साहब हैं, प्रसाद साहब आए तो थे। मैं बिल्कुल हूँ। आवाज आपकी आ रही है। हाँ प्रसाद साहब, अब आप अपने 2-4 आशीर्वाद वचन से बहुत अच्छा प्रार्थना से आपका आज का चंद्रेश्वर शुरू हो रहा है। अब जो वक्ता है मेरा ख्याल आज के वक्ता चंद्रेश्वर खान जी हैं। नहीं, नीलेश प्रोफेसर नीलेश नारायण प्रसाद, प्रोफेसर नीलेश बहुत अच्छे विद्वान है। ग्रेट स्कॉलर। प्रोफेसर प्रसाद, आपको मेरा अभिनंदन है और बड़ी खुशी है कि आप आज हमारे फोरम में आए हैं और आपका सत्संग हम लोगों को आगे भी मिलता रहेगा। बहुत इंटरेस्ट से हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप अपनी वार्ता शुरू करें। प्रार्थना समाप्त हो चुकी है। शुभ घड़ी है, आप शुरू करें अपनी बात। थैंक यू। तो सर शुरू करिए, नीलेश जी अपना शुरू करें। अभी बहुत लोग आएंगे, बहुत लोगों को आना है। हाँ, इन द मीन टाइम वी विल बी स्टार्टिंग एंड पीपल may join also. So नीलेश जी प्लीज स्टार्ट। ओके। Honorable Akhoury sir, respected Chandeshwar sir, eminent personalities like Gavidas sir, Principal Dr. PK sir, Vinay Shukla sir, all eminent personalities present in this platform. Thankful to all to give precious time. Your precious time, despite this the fact that everyone is busy now, very hectic schedule. Despite this fact, you have given your precious time to give opportunity to me say something about the capital budgeting. Capital budgeting, I will make explanation capital budgeting in two aspects. In first aspect, we will make the explanation for the persons who are unknown about the capital budgeting. Investment, cash inflow and cash outflow. And in second aspect, I will make explanations scientifically, having some scientific approach. पहले संदर्भ में जो हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो इस कैपिटल बजटिंग को नहीं जानते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम उन लोगों के लिए वर्णन करेंगे जो इस चीज को जानते हैं और मुझे मौका देंगे टू मेक एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली इन हैविंग द साइंटिफिक अप्रोच। तो दोनों एस्पेक्ट में हम चर्चा इसकी करेंगे। सो वी विल प्रोसीड फॉर मेकिंग द कैपिटल बजटिंग। व्हाट इज इट? What is capital budgeting and why we have to make discussions? Why we have to make the interactions? We have to make the lecture on the topic capital budgeting. हम लोग
इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेनली इन रेफरेंस टू द कंपनी, आई विल टॉक अबाउट द कंपनी। कंपनी के रिस्पेक्ट में हम इसको सोचेंगे कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल इम्पोज करते हैं, तो देन वी आर अंडर द बॉर्डर when we will get my invested money return. That is the thing. How long we have to wait for getting the invested money to get it returned? When we will be the tension free? What will be the rate of the cash in flow? These are some questions before us. We have to find answer. For that we have to study the capital budget. हम लोग पैसा लगाते हैं, चिंतित रहते हैं, मेरा पैसा कब वापस आएगा, कितना दिनों तक मुझे वेट करना होगा, मेरा रिटर्न कितना आएगा। कंपनी में जब बहुत बड़ा रकम लगा दिया जाता है तो कंपनी के जो ऑनर होते हैं उस समय तक चिंतित रहते हैं जब तक कि उनका पैसा वापस नहीं आए। दैट इज द मेन थिंग। तो हम लोग उसी पर चर्चा करें। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि जो पैसा हमने लगाया कंपनी के तरफ से, क्या वो पैसा का रिटर्न मुझे आ रहा है। हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, जो बोल रहे हैं वो आप म्यूटेड अनम्यूटेड रहेंगे, बाकी लोग म्यूटेड रहेंगे ताकि आवाज आपको मेरी साफ मिल सके। अनम्यूट होने पर साइड से आवाज आने लगती है, आप लोग जहां भी रहते हैं उससे पीछे से आवाज आती है। तो प्लीज आप लोग म्यूटेड रहिए, बोलना हो तो आप अनम्यूटेड हो जाइए ताकि आप मेरी आवाज को साफ सुन पाए। तो वन थिंग, सो whenever we make the investment, that is the cash outflow, जो हमने पैसा लगाया, and when we get the return, that is the cash inflow। तो उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, we have to make the comparison between the invested amount and the return. Is it beneficial to us, advantageous to us? That is the business point of view. Should I take decision in favor of making the investment or not? These are some questions. तो इसको जरा हम दो संदर्भ में समझेंगे। जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं और जो रिटर्न आता है, क्या वह सही रिटर्न हमें मिल पा रहा है या पैसे की वैल्यू मुझे मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। जैसे बैंक में हम एफडी में पैसा रख दिए या सेविंग अकाउंट में या करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में लगभग 4% का रिटर्न देता है। इट मीन्स 100 रुपया आपको 104 रुपया में बदलकर आपको आया। तो क्या यह रिटर्न आपके लिए फायदा है, 4 रुपया आपका बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो prima facie it looks like that if the rate of interest that is the 4%, it means if you have invested rupees 100, you will get the return 104 rupees. Prima facie you find that you have earned the 4 rupees more. ऐसा महसूस होता है कि 4 रुपया मुझे अधिक मिला, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। आपका पैसा बढ़ा नहीं है। अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 5% चल रहा है तो आपका पैसा बढ़ा नहीं है। इट मीन्स अगर अभी आप 100 रुपया का सामान लेने जा रहे हैं, इफ यू मेक द इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज, यू हैव द capacity power to purchase the product having the value of 100 rupees. But the inflation rate is the 5%. It means after the gap of the certain interval, if you approach to the market to purchase the products, you have to make the investment 105 rupees. But now we have invested money in the bank and you are getting the return only the 4%. It means you have the 104 rupees. So you are not able to purchase the product which has the value of 405 rupees. But now we have the only 104 rupees. So you have not get the positive return. You have got the negative return. That is the thing we have to study. We have to make explanations. अभी हम इसी पर चर्चा करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और 105 रुपया आपका वस्तु का सामान हो गया है, बट यू आर गेटिंग 104 रुपीज, सो यू आर नॉट एबल टू गेट द प्रोडक्ट हैविंग द वैल्यू 105। जो आपको देखने में लगा कि बैंक में मेरा 100 रुपया 104 हो गया, रियलिटी ये है कि आपका पैसा बढ़ा नहीं, आपका पैसा घट गया है।
तो इन्हीं सभी संदर्भों में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मुझे जानना है कि पैसा हम इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए या नहीं, या ये एडवांटेजियस है या नहीं। जस्ट आई हैव गिवन एन एग्जांपल। एक एग्जांपल अभी हम आपको और देते हैं, तब हम हमारा एक्सप्लेनेशन इस पे शुरू होगा। एक बंदे ने गांव में आकर 20 साल बाद गांव में आकर कहा कि मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, 25,000 रुपया महीना है, आज तक मेरा वो पैसा कभी कम नहीं किए हैं। 25,000 रुपया का 25,000 रुपया हमको देते हैं, 10-15 दिन हम अब्सेंट हो जाते हैं या बीमार भी पड़ गए तो भी हमारे मालिक 25,000 रुपया दे देते हैं, कभी पैसा मेरा अब्सेंट का पैसा नहीं काटते। गांव के लोग भी खुश हुए कि आपका मालिक बहुत अच्छा है, 20 साल से बेचारा काम कर रहा है, बीमार भी पड़ता है, 15 दिन बीमार भी पड़ जाता है तो 25,000 रुपये उसको दे देता है। अब हम आप लोग से प्रैक्टिकली एक बात पूछते हैं, क्या उनको वो पैसा मालिक पूरा पैसा दे रहा है, काट नहीं रहा है? क्या यह संदर्भ में कहा गया बात सही है? इन दिस कंटेस्ट इज इट राइट? बीइंग द स्कॉलर, बीइंग द academicians, बीइंग द प्रोफेशनल, बीइंग द एक्सपर्ट इन द फिनांस, इज इट राइट? नेवर, कभी नहीं। 20,000 महीना उसको 20 साल पहले भी मिल रहा था, 25,000 महीना सॉरी, और आज भी 25,000 मिल रहा है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, अगर उस तो 20,000 का महीना आज के डेट में 2 लाख से ऊपर होना चाहिए था। अगर 15 दिन की बात करें तो 1 लाख रुपया महीना 15 दिन काटने के बाद भी मिलेगा, लेकिन वो मालिक उसको 25,000 रुपया दे रहा है, 15 दिन बीमार होने के बाद भी पैसा नहीं काटता है। अगर आप सोचे तो 15 दिन का 1 लाख रुपया होगा, 1 लाख रुपया अगर 2 लाख पे काट भी लिया जाता तो 1 लाख रुपये से दिया जाना चाहिए था। जो उस बात को नहीं समझ रहा है, he is saying we have been working for more than 20 years and we are getting the 25,000. Despite this fact, if you are absent in the company, but that is the my salary is not deducted, we will get the full salary. It is right. Actually, he is not getting the full salary. If the salary has got the increment in reference to the inflation, now the salary has become the more than the 2 lakh. If the deduction would be the for 40 days, that will be the 1 lakh deduction. So he or she must be given at least 1 lakh, but he or she is getting only the 25,000. That is, तो ये हमारी सोच है जिस पे अभी हम चर्चा करें। So he is getting only the 25,000 and he are making the preach. He has the appreciation for his honor. You can think वो हर महीने सैलरी पा रहा है और वो मालिक के लिए एप्रिसिएशन कर रहा है। That is the matter we have to think here. अभी हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो हम जब भी रिटर्न को देखें तो हमारे महंगाई की जो दर है, समय के साथ जो मेरे पैसे की वैल्यू बढ़नी चाहिए, वो देखना बहुत जरूरी है। तो ये तो बात हुई प्रैक्टिकल। Now we are talking the practical, having the pragmatic approach. I have given so many examples here, but now we have to study it. We have to make the explanations in scientific way. That is the scientifically. हम इसको अब थोड़ा scientifically चर्चा करें। That is called time value of money. Now we will discuss about some financial terms. अब हम थोड़ा सा financial terms का यूज करके इसको बताएंगे। तो जब हम पैसा लगाएं, पहले तो उन लोगों के लिए जो थोड़ा कैपिटल बजटिंग नहीं जानते थे, हमने बताया कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप उसके रिटर्न को महंगाई दर से तुलना करके देखिए। अगर आपका रिटर्न महंगाई दर से ज्यादा है तब तो यू आर गेटिंग समथिंग, लेकिन अगर आपका रिटर्न महंगाई दर से कम है, दैट इज इन्फ्लेशन, तो आपका रिटर्न बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, that is disadvantageous. So we have to think, should I make the investment or not? पहली चीज तो जैसे just I have given example, if you are getting return from the bank 4%, it means if you are making the investment now, after the completion of certain interval of time, we will get the 104 rupees. But if the inflation rate is 5%, then you need the 105 rupees for purchasing the same product which was earlier having the value of 100 rupees. Now we have to pay the 105 rupees. So you must have the 105 rupees. So rate of return, if
rate of return is 5%, then you are okay to purchase it. If the rate of return that is the 4%, you are not able to purchase the same product having the same money. That is, अब हम थोड़ा साइंटिफिकली बात करते हैं, समय के साथ कैसे हमें वैल्यू पैसे का निकालेंगे। इसके दो अप्रोच हैं। इसके दो अप्रोच में आते हैं, एक तो है डिस्काउंटेड रेट और दूसरा है नॉन डिस्काउंटेड रेट। डिस्काउंटेड रेट में हम लोग क्या करते हैं, समय के साथ जो पैसे को वैल्यू को हम निकालते हैं उसमें हम लोग डिस्काउंटेड मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। अभी हम जस्ट आई विल मेक एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट। नॉन डिस्काउंटेड में हम ये नहीं सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि पैसा में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वह पैसा मेरा लौट कर कब आ जाएगा। दो एस्पेक्ट पे हम चर्चा करेंगे, फिर हम तीसरे एस्पेक्ट पर भी चलेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी चलेंगे। तो हम लोग जरा सा सोचते हैं नॉन डिस्काउंटेड में क्या है कि जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया, सपोज दैट इफ यू हैव इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज इन ए प्रोजेक्ट, देन वी हैव टू थिंक इन हाउ मेनी डेज यू विल गेट द रिटर्न 5 लाख रुपए। अगर हमने 5 लाख रुपया लगाया तो हम सोचते हैं कि मेरा 5 लाख रुपया कब लौट के आएगा, what will be the rate of the out of flow so that we will get the 5 lakh rupees return, that we think only. non discounted में हम लोग सोचते हैं नहीं, अगर वो 10 साल में या 5 साल में आया है तो उस 5 साल में वैल्यू पैसे का क्या इन्फ्लेशन के साथ या वैल्यू जो है समय के साथ मेरा पैसे का वैल्यू बना रहा या नहीं रहा, ये भी सोचते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको साइंटिफिकली अब हम एक्सप्लेन करके जा रहे हैं। Now just we will take at first we will consider about the discounted rate. That is, discounted rate में हम लोग 3 तरीके से इसको अध्ययन करेंगे। एक तो आपका कहलाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा पीआई रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो, और तीसरा कहलाता है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। Having the discounted value, it means the time value of money with the time, with the ongoing time, having the concept of the value of time with value of money with time, value of money with time, that will be considered in one aspect, और हम दूसरा से वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे, टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे। तो बातें हमने चर्चा की, एक तो हम वैल्यू ऑफ मनी की चर्चा करेंगे विथ टाइम, और दूसरा वैल्यू ऑफ मनी चर्चा करेंगे, टाइम की चर्चा नहीं करेंगे। इसको समझाने के पहले हम थोड़ा सा फिर एक एग्जांपल देते हैं। सपोज योर फ्रेंड हैज टेकन द लोन ऑफ 50,000 सपोज दैट, और उसने कहा कि हम 2-3 दिन में पैसा वापस नहीं कर देंगे। 50,000 रुपया लिया और कहा कि 3 दिन में आपको पैसा जमा कर देंगे। उसने 3 दिन बाद जमा नहीं किया, आप अपने फ्रेंड के पास गए तो उसने कहा कि देखो मेरे पास 48,000 रुपया है, तुम लेकर लेन देन को खत्म करो। आपने कहा कि क्यों 48,000 लेंगे, मैंने 50,000 रुपया दिया है, आई विल टेक द रिटर्न 50,000, वाई आई विल टेक द 48,000, वाई आई विल मेक द लॉस ऑफ 2,000। तो उसने कहा कि ठीक है, आज ही के दिन 1 साल बाद हम आपको 50,000 का 50,000 दे देंगे, ईमानदारी भरी बात है। तो आपके पास अब आप 2 ऑप्शन है, you can take the 48,000 and you have to clear the debt, and now you have to wait for 1 year and you have to take the 50,000 what you have given to your friend. तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो 48,000 रुपया लीजिए, फ्रेंड से 50,000 रुपया का जो लेन देन है खत्म कीजिए। दूसरा ऑप्शन है 1 साल वेट कीजिए और फिर 50,000 का 50,000 अपने फ्रेंड से लीजिए। ईमानदारी के साथ ये आपका डीलिंग चल रहा है। Which one will be opted? आप इसमें से कौन चुनेंगे? 48,000 रुपया लेकर लेन देन को समाप्त कर देंगे या 1 साल रुकने के बाद 50,000 रुपया लेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। तो साधारणतः लगता है कि यू हैव इन्वेस्टेड, यू हैव गिवन द 50,000, सो यू मस्ट टेक द 50,000 रिटर्न। आपका साधारणतः ये लगता है कि 50,000 दिया है तो 50,000 मिलना चाहिए, बट मैं कहूंगा कि आप 48,000 रुपया लेकर लेन देन को समाप्त कीजिए। 2,000 का लॉस आप जो सोच रहे हैं वो लॉस नहीं है। एक्चुअली अगर आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 साल में आपका पैसा जो आपका 2,000 का लॉस है उससे ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा और आपका पैसा हाथ में आ गया। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग ऑल्सो। सो समय के साथ पैसे को अगर सोचेंगे तो 48,000 आज का 48,000 है, दैट इज ग्रेटर देन द 50,000,
that will be obtained after the completion of 1 year. That is the time value of money. सिर्फ पैसा को सोचते हैं तो 50,000 रुपया हमने इन्वेस्टमेंट किया है, so you have to take the 50,000. बट हमने टाइम ऑफ वैल्यू के अनुसार सोचा, so we have to take the 48,000 and we have to clear the debt. तो ये चीजें कहलाती है एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ, और एक है कि हम समय को ध्यान में नहीं रखते. तो now we will consider both aspects scientifically. So now we are going to proceed for explanations scientifically. How can you approach for finding the value of the invested money with the time scientifically? Now, so under scientific methods, it can be studied, it can be explained in two aspects. First, discounted, and second, non-discounted. Non-discounted, it means just we have to think about the value of money without the time. सिर्फ वैल्यू ऑफ मनी को सोचते हैं. नॉन डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड में हम वैल्यू टाइम के साथ भी सोचते हैं. तो इसमें दो मेथड आते हैं. एक तो कहलाता है पेबैक पीरियड. पेबैक क्या है, आई विल मेक एक्सप्लेनेशन. एक पेबैक पीरियड कहलाता है और दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. इसमें हम लोग टाइम को नहीं सोचते, सिर्फ सोचते हैं कि रिटर्न क्या है. जैसे सपोज दैट इफ यू हैव इन्वेस्टेड रुपीज द 5 lakh in the 2 projects. Suppose that we have invested 5 lakh in the 2 projects और वह हमको पैसा दे रहा है, एक प्रोजेक्ट दे रहा है 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, और 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख तो 4 लाख हो गया. और अगले साल में 1 लाख दे रहा है, 5 लाख ये भी दे दिया. दूसरा प्रोजेक्ट जो दे रहा है 3 लाख दे रहा है, फिर आपको 2 लाख दे रहा है, 2 साल में दे रहा है. तो हम देखेंगे कि मेरा पैसा 5 लाख कितने दिनों में आ रहा है. जस्ट वी विल पास थ्रू इट. In how many years we will get my invested amount return? That is the question. तो देखते हैं कि सेकंड वाले से कम समय में पैसा आ रहा है, so we will prefer to make investment in the second project. क्यों? कि उसका पैसा मुझे कम समय में आ रहा है. अब आप कहेंगे कि 5 लाख तो अभी लगा रहे हैं और 3 लाख रुपया फर्स्ट ईयर और 2 लाख रुपया सेकेंड ईयर, 2 साल में मेरा रिटर्न हो रहा है. तो 2 साल का वैल्यू टाइम भी तो 2 साल मेरा बीत रहा है, इसका क्या असर आप नहीं सोचेंगे? जरूर सोचेंगे. हमने अभी बताया है कि 2 मेथड है. एक टाइम वैल्यू के साथ सोचना है, एक बिना टाइम वैल्यू के साथ सोचना है. तो अगर हम टाइम वैल्यू के साथ सोचेंगे तो उसके लिए दूसरी साइंटिफिक मेथड है. अगर बिना साइंटिफिक मेथड का सोचेंगे, जो अभी हम सिर्फ सोचे हैं, अभी हम सिर्फ क्या सोचे हैं, इफ यू हैव इन्वेस्टेड द 5 लाख वी हैव टू गेट द रिटर्न 5 लाख. In how many days, in how many years we have to get the invested amount return? You will think if the time period is less than the other project, that will be preferred. So हम लोग क्या देखेंगे, पैसा मुझको किस प्रोजेक्ट से कम समय में आ रहा है और उस प्रोजेक्ट में हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे. पेबैक पीरियड इसी को बोलते हैं. ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है. जस्ट आई हैव टेकन द एग्जांपल, सीधा लिए थे 5 लाख 2 लाख ऐसे करके. 5 लाख को हमने कैश आउटफ्लो था, कैश इनफ्लो में पहले में था 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, दूसरे में था 3 लाख 2 लाख. ये सीधा लिए थे. ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल आपका 3 लाख आए, दूसरे साल भी आपका 3 लाख आ जाए तो 6 लाख हो जाएगा. तो 5 लाख कितने दिनों में रिटर्न हुआ ये भी देख सकते हैं. तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 लाख पहले ईयर में आ गया, दूसरे ईयर में अगर 3 लाख आ रहा है तो 12 महीने में 3 लाख आ रहा है. तो 2 लाख के लिए हमको कितना महीना लगेगा? तो 12 महीने में आपका 3 लाख आ रहा है, 3 लाख के लिए 12 महीना, 1 लाख के लिए 12/3 लाख हो जाएगा, और 2 लाख के लिए 12/3 लाख इंटू 2 लाख. इससे पता चल जाएगा कि कितने समय में मेरा पैसा वापस हो रहा है. फ्रैक्शन में भी आ सकता है. तो इस तरह से हम पेबैक पीरियड फाइंड कर सकते हैं. इसमें हमने कुछ टाइम वैल्यू को ध्यान में नहीं रखा. ये ध्यान रखना है कि वी आर गेटिंग मनी, जस्ट वी हैव taken under consideration what we have invested, what was the cash outflow and what was the cash inflow. Just we have made the comparison between these. हमने सिर्फ ये कंपैरिजन किया कि कितना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया और कितना पैसा हमको, उतना पैसा हमको कितने दिनों में आ गया. हमने ये नहीं सोचा कि जो टाइम मेरा बीता उसमें पैसे की वैल्यू मेरी कम हो गई थी. तो टाइम वैल्यू में हमने टाइम को ध्यान नहीं दिया. जस्ट वी हैव put under consideration what was the cash inflow and what was the cash outflow and what was the period under which we have got the money
invested money return. What was the days, what was the years, what was the months, we have considered only it. लेकिन अगर हम पैसे को टाइम से जो सोचे, इसी को दूसरे एग्जांपल में हम बता रहे हैं, अब थोड़ा सा साइंटिफिक में हम तो टाइम वैल्यू को भी सोचते हैं, तो भविष्य में जो रिटर्न आता है उसका प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना है, आज उसका क्या वैल्यू है। सपोज दैट आपको किसी ने कहा कि आज आप 80,000 रुपया लगा दीजिए और 3 साल बाद आपको हम 1,20,000 रुपया दें, तो 40,000 ऐसे तो देखने में लग रहा है कि 40,000 रुपया मुझे आ रहा है, या कोई कह रहा है कि आप हमको 1,00,000 रुपया दे दीजिए, 3 साल बाद आपको हम 1,50,000 रुपया दे देंगे। कोई ऐसा है, कोई कहेगा 1,00,000 रुपया दीजिए, हम 1,80,000। ऐसे ऐसे सो मेनी ऑप्शंस आर दिया। अब आप सोचेंगे कि किसमें इन्वेस्टमेंट है, तो अगर प्राइमा फेसी देखें तो देखेंगे सिर्फ अंतर को। अगर कोई ने कहा कि 80,000 रुपया दे रहे हैं और आप 1,20,000 देंगे, तो आप देखते हैं 40,000 का फायदा हो रहा है। कोई कहता है 1,00,000 दे रहे हैं, 1,50,000 देंगे तो 50,000 का फायदा हो रहा है। कोई कहता है 1,00,000 देंगे, 1,80,000 देंगे तो 80,000 का फायदा हो रहा है। और इस तरह आप जो ज्यादा रिटर्न अंतर नजर आता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। दैट इज द रॉन्ग डिसीजन, ये बहुत बड़ी गलती है। तो हम कैसे साइंटिफिकली इसको कैसे कंसीडर करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू मेक एक्सप्लेनेशंस साइंटिफिकली। हाउ कैन यू फाइंड दैट शुड आई मेक इन्वेस्टमेंट और नॉट, एंड इसके लिए फॉर दैट थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो भी पैसा आपको भविष्य में आता है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और प्रेजेंट वैल्यू को ये टाइम के साथ हम सोच रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और उस प्रेजेंट वैल्यू को हम तुलना करेंगे अभी के इन्वेस्टमेंट से। अभी का इन्वेस्टमेंट मतलब कैश आउटफ्लो से। अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू हमारे कैश आउटफ्लो से ज्यादा है, देन वी विल मेक इन्वेस्टमेंट। कैसे निकालेंगे? आई विल मेक एक्सप्लेनेशन व्हाट आई हैव टोल्ड। व्हाट विल बी द कैश इनफ्लो इन द फ्यूचर? जो भी हमारा कैश इनफ्लो फ्यूचर में होगा, we have to find the present value of cash inflow in future, and that will be compared with the cash outflow in present time. And now we will take the decision. If the present value of cash inflow is greater than the value of cash outflow in present time, then we will accept the project, otherwise we will reject the project. Once again, what will be the cash inflow in the future? We will find the present value of that cash inflow. After finding the present value of cash inflow, that will be compared with the cash outflow in present. If the present value of cash inflow is greater than the cash outflow in present time, then we will accept the project, otherwise it will be rejected. One thing. And second thing, if there would be the more than one project, अगर एक है तो accept or reject, बहुत सारे होंगे तो कि उसमें मुझे कंपैरिजन करना होगा, उसकी भी चर्चा करें। तो अभी मैंने आपको बताया जो भी कैश आउट फ्लो अभी हुआ है नोट कर लेंगे। जैसे 1,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, मेरा अभी कैश आउट फ्लो कितना हुआ? 1,00,000। और भविष्य में उसने कहा कि 1,20,000 या 1,50,000 जो भी बोलेगा, मान लिया बोला कि हमको 1,40,000 जो भी बोला, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? आई विल मेक एक्सप्लेनेशन। और उसकी तुलना प्रेजेंट वैल्यू जो अभी हमारा जो हम 1,00,000 से तुलना करें, अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू 1,00,000 से ज्यादा है, you will accept the project, otherwise it will be rejected. There may be the more than the one project, then we have to make the comparisons. How can you make the comparison? Just I will make explanation about that. In each case, suppose that there will be the 5 projects. In each case, we will find the present value of the cash inflow. In each case. And now we will make the comparison which has the highest value. But first condition will be allowed in this case also. What is the first condition? Present value of cash inflow must be the greater than the value of the cash outflow. It is the basic condition. If present value of the cash inflow is not greater than the cash outflow, then it will be rejected automatically.
कंपैरिजन की बात ही नहीं आती है। फर्स्ट कंडीशन आपको फुलफिल करना है। फर्स्ट कंडीशन जस्ट आई हैव एक्सप्लेन बिफोर यू। अब फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करने के बाद अब हम कंपैरिजन करेंगे। जो ये फर्स्ट कंडीशन को कंसीडर नहीं किया तो पहले ही वो बाहर हो गया। अब हमारा 5 प्रोजेक्ट है तो पांचों में कंपैरिजन करेंगे। अब देखेंगे कि सबके कैश इन फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद किसका सबसे ज्यादा रिटर्न है, परसेंटेज रिटर्न भी हम निकाल लेंगे। और दैट विल बी प्रेफर्ड, दैट विल गेट द प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट। दैट इज, अब इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज द क्वेश्चंस। नाउ विल प्रोसीड फॉर दैट। ये हम थोड़ा टाइम वैल्यू के बात किए। पहला हम कैश इन बैक बताए थे, वो टाइम के साथ कंपैरिजन नहीं था। ये भी जो बता रहे हैं दैट इज कंपेयर्ड विद द टाइम आल्सो। अब हम कैसे इसको फाइंड करेंगे जरा देखिए। जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू बाय 1 प्लस रेट बाय 100 होल पावर में टी चला जाएगा, टी टाइम का हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हमने 1 लाख रुपया लगाया है और मार्केट में अभी रेट ऑफ रिटर्न मान ली 10% चल रहा है और किसी ने कहा कि 1,20,000 2 साल के बाद देंगे, तो पहली नजर में तो लग रहा है कि 20% मेरा पैसा बढ़ रहा है, 20,000 रुपया मुझे रिटर्न, 20,000 रुपया सॉरी 20,000 रुपया मुझे बढ़ रहा है। लेकिन हम इसको टाइम वैल्यू से कंपेरिजन करेंगे, 1,20,000 रुपया हम ऊपर लिख देंगे बटा में 1 प्लस 10% बाई 10 बाई 100 पावर में 2, 2 साल है इसलिए 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000 बाई में चला जाएगा 1.1 इंटू 1.1, 1.21 से भाग दे देंगे 1,20,000। अब इस वैल्यू को कंपेरिजन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है 1 लाख। अगर इसकी वैल्यू जो है 1 लाख से ज्यादा है so we will make the investment. If its value is less than the 1 lakh, we will not make the investment. That will be rejected. Once again, be clear. जो भविष्य में पैसा आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू लिख सकते हैं आप लोग, कोई अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ऐसे हम बाद में आपको बताएंगे। हम ज्यादा ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं, मेरे पास कुछ होता नहीं है, जो भी होता है यहीं पर होता है। इसलिए आप मुझे कंपेरिजन करेंगे तो आई विल मेक एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन ओनली। मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपको सिर्फ ओनली बता सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं। पर्सनली आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको पर्सनली इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिखा हुआ मेरे पास नहीं होता है। तो इसलिए हम एक बार बोल रहे हैं, अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा। कैसे हम फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसको कैसे निकालेंगे? तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू बाय 1 प्लस रेट परसेंट मतलब R/100 और पावर होल में पावर हो जाएगा टी मतलब टाइम। तो अभी के केस में हमने कहा कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,20,000 मिलता है। तो 1,20,000 मिलता है तो 1,20,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालें। ये तो 1,20,000 कब मिलता है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 years। तो वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एट to make comparison with the 1 lakh, that is the make comparison with the cash outflow। तो वो 1,20,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। एग्जांपल समझ लीजिए, 1,20,000 बाई 1 प्लस 10 बाई 100 पावर में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 1.1 पर पावर 2। इसका मतलब हो जाएगा 1.1 इंटू 1.1 1.21। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.21, ये जो वैल्यू आएगा ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा आज के डेट में 1,20,000 का, जो 2 लाख बाद आपको मिलने वाला है। अब वो प्रेजेंट वैल्यू की तुलना करेंगे आज के इन्वेस्टमेंट। आज आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? 1 लाख। तो उस 1 लाख का तुलना हम उस प्रेजेंट वैल्यू से करेंगे जो आएगा। अगर उस प्रेजेंट वैल्यू का वैल्यू आज के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है देन प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड। वन कंडीशन। अब कहेंगे कि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, सपोज दैट वी हैव द मोर देन वन ऑफर। किसी ने कहा कि 1 लाख दीजिए 1,20,000 देंगे, किसी ने कहा कि 2 लाख दीजिए 2,50,000 देंगे, किसी ने कहा कि 3 लाख दीजिए कि आपको 3,20,000 3,50,000 देंगे। तो कंडीशन बेस वैल्यू भी आपका चेंज कर सकता है, रिटर्न भी चेंज कर सकता है और टाइम भी चेंज कर सकता है। बट कंसेप्ट विल बी क्लियर। कंसेप्ट आप देखिए यही रहेगा। आपका बेस अलग अलग हो सकता है। किसी ने कहा कि 1 लाख दीजिए तो 1,20,000 देंगे, कोई कहेगा कि 2 लाख दीजिए तो 2,50,000 देंगे। इस हिसाब से तो लगेगा कि 1 लाख से 20,000 फायदा हो रहा है, 2 लाख में 50,000 हो रहा है तो 50,000 वाला ज्यादा अच्छा। ऐसा नहीं है।
So just I will make explanation in the next step. If the options are more than one, if the option is only one, what is the basic concept? What will get return in the future? Just we have to find the present value of the future return. It means the cash inflow, and that will be compared with the present value. If the present value of cash inflow is more than the cash outflow present time, then we will make investment. Otherwise, we will not make the investment. Scientifically, we have to apply the formula. Just I have given formula, that is the basic formula, has been derived from the compound interest, which has been studied at the level of high school. Just that is the derived formula, highly derived formula from the compound interest. After the application of this scientific method, we can find the present value of the cash inflow taken place in the future. After getting the present value of cash inflow scientifically, we will make comparison with the outflow. If the present value of cash inflow is greater than the cash outflow, we will accept the project. Otherwise, project will be rejected. That's all. Now, in second aspect, if the project is more than one, अब प्रोजेक्ट एक से ज्यादा है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे? जैसे किसी ने कहा कि अभी हम आपको 1 लाख देंगे और 1,20,000 2 साल के बाद देंगे। दूसरे ने कहा कि नहीं, आप 2 लाख दीजिए, 2 साल के बाद हम 2,50,000 रुपया देंगे। तो ऐसा सोचने से तो लगता है कि 2 लाख देने पर 50,000, 2,50,000 से 50,000 का फायदा है। 1 लाख देते हैं तो 20,000 का फायदा है। कोई कहेगा 3 लाख देते हैं, 3,60,000 दे देंगे, तो ऐसा लगता है कि 60,000 का उसको फायदा है। बट ऐसा अगर सोच कर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि 3 लाख में 60,000 का फायदा है, तो सबसे अच्छा रिटर्न वो दे रहे हैं, सो शुड आई मेक इन्वेस्टमेंट और नॉट? तो आपको आपका डिसीजन गलत हो जाए। हो सकता है कि कभी अंधेरे में भी तीर चलती है, बिना कुछ सोचे आपने इन्वेस्टमेंट किया और फायदा हो गया, तो आपको लगेगा कि ये दैट वाज द राइट डिसीजन, बट इट इज नॉट राइट साइंटिफिकली. So then what we have to do now, how can you make the initiative for making the right decision in right direction for making the investment? Again we have to apply the scientific method. How can you apply? Now we will make explanation. एक ने कहा कि 1 लाख देंगे 20,000 मिलेगा, 1,20,000 मिलेगा, तो 1,20,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसके तुलना हम कैश आउटफ्लो 1 लाख से करेंगे. मान लीजिए इसका जो भी प्रेजेंट वैल्यू आया, देखेंगे कि कितना परसेंट उसका बढ़ा है, प्रेजेंट वैल्यू से देखेंगे. अगर 1 लाख से कम गया तब तो रिजेक्ट ही कर देंगे. 1 लाख से ज्यादा है तो देखेंगे कितना 1 लाख का वो कितना परसेंट है. मान लीजिएगा 1,05,000 रुपया होता है, 5%, आपका 1,05,000 5% तो उसको नोट कर लें. दूसरे ने कहा कि 2 लाख देंगे तो 2,50,000 होगा, नहीं 2,40,000 बोला था, तो हम नहीं शायद 2,50,000 था, 2,50,000 अगर बोला है तो 2,50,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 2,50,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो. अब वो 2,50,000 का प्रेजेंट वैल्यू जो आएगा उसकी तुलना हम 2 लाख से करें. 2 लाख से कम है तब तो रिजेक्ट कर देंगे, ज्यादा है तो देखेंगे कि वो कितना परसेंट या कितना ज्यादा है, उसको भी नोट कर लेंगे. तीसरे ने कहा कि 3 लाख दीजिए तो 3,60,000, तो 3,60,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो एंड उसका तुलना हम 3 लाख से करें, कितना परसेंट बढ़ा. अब सबका परसेंटेज रिटर्न को हम कॉपी पे नोट कर लेंगे और देखेंगे कि किसका रिटर्न ज्यादा है, और उसके फेवर में हम डिसीजन लेंगे. दैट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट, दैट प्रोजेक्ट विल गेट द प्रायोरिटी, क्योंकि समय के साथ हमने उसकी तुलना की है. सो वंस अगेन, सपोज दैट इफ वी हैव मोर देन वन प्रोजेक्ट, हाउ कैन यू टेक डिसीजंस scientifically? Now I will make explanation scientifically. Just I have given the examples for that. So in the first project, if you are making investment 1 lakh, after the completion of 2 years you will get the return, that is 1,20,000. In second project, if you are making the investment of 2 lakh, after the completion of 2 years you are getting the return 2,50,000. In third project, if you are making the investment of 3 lakh, you are getting the return 3,60,000.
The prima facie 60,000 is greater than the all other two projects, but scientifically it is not correct. So we have to make the comparisons after finding the present value of the invested amount. So at first we will find the present value of 1,20,000 by the application of the scientific method, and that will be compared with the 1 lakh. In second case, we will find the present value of the 2,50,000 scientifically, and that will be compared with the invested amount 2 lakh. In third case, we will make the comparison with the 3,50,000 by getting the present value of this cash inflow, and that will be compared with the cash outflow of 3 lakh. And the best return will be preferred by us. In this way, if there would be the more than one project, we can make comparisons and we can take the decisions. Even the base value of the investment amount that is different. अगर बेस वैल्यू भी चेंज है और रिटर्न भी चेंज है तो भी कंपैरिजन कर सकते हैं. सेम में तो आप आसानी से कर लेंगे. दो प्रोजेक्ट है, दोनों ने कहा कि 1 लाख रुपया लगाइए, एक कहेगा कि 1,20,000 देंगे, दूसरा कहेगा 1,30,000 देंगे, तो आसानी से सोचिएगा कि 1,30,000 में लगा. लेकिन बेस अगर चेंज कर जाए, कोई कहा 1 लाख लगाइए, कोई कह रहा है 2 लाख, कोई कह रहा है 1,80,000, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिटर्न जो होगा किसमें इन्वेस्टमेंट करें. ये जो हम बता रहे हैं साइंटिफिकली, इसको NAV मेथड भी कहते हैं या नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV मेथड कहते हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि व्हाट विल बी द कैश आउटफ्लो इन द फ्यूचर, इट्स वैल्यू, present value will be calculated, will be obtained, and that will be compared with the cash outflow and condition it when we have to accept the project, when we have to reject the project. If project will be accepted, then we have to proceed for the next step for making the comparison with the other projects. If in the first step that will be rejected, there is no question for making the comparison with the other projects. That is, so at first we have to find the present value of the cash out. One thing, one funda हम आपको बोलते हैं, that is the scientific method. But some people are not the professional academicians. For the general people, I am giving the funda of the Rule 72. रूल 72 उन लोगों के लिए दे रहे हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं. हम आपको बता दें ये रूल 72 क्या है, ये फंडा क्या है. आप जानना चाहते हैं कि जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया ये दुगना कब हो जाए, या आप ये जानना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न बैंक जो कह रहा है इस रेट ऑफ रिटर्न से मेरा पैसा दुगना कब हो जाए. 72 फंडा को अपनाइए. क्या है 72 फंडा? जस्ट आई विल एक्सप्लेन इट नाउ. जो भी आपका रेट ऑफ रिटर्न है उसको 72 से भाग दे दीजिए. जो आएगा उतने वर्षों में पैसा आपका रिटर्न हो जाए. एग्जांपल देते हैं, जैसे बैंक ने कहा कि 8% हम रिटर्न 8% हम आपको इंटरेस्ट देंगे. 8% रिटर्न अगर आपको हम देंगे, 8% 72 में 8 से भाग दे दीजिए, 9 हो गया. मतलब आपका पैसा 9 ईयर में दुगना हो गया. ये बहुत अच्छा फंडा हम आपको दे रहे हैं 72 का. अगर बैंक ने कहा कि हम 9% इंटरेस्ट देंगे तो 72 में 9% से भाग दे दीजिए, 8 हो गया. मतलब आपका पैसा 8 वर्ष में दुगना हो रहा है. ये उन लोगों के लिए है जिसको साइंटिफिक मेथड से कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जानना चाहते हैं कि मेरा पैसा कब दुगना हो जाए. तो आप सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट से 72 रूल इसको कहते हैं. ये सारे लोगों के लिए है, पब्लिक के लिए है. 72 में आप 8 से भाग दे दीजिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% है, 9 आ गया, मतलब आपका 9 ईयर में पैसा दुगना हो जाए. अगर उसने कहा बैंक ने कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, 72 में 9 से भाग दे दीजिए, आपका पैसा 8 वर्ष में दुगना होने जा रहा है. ये बहुत अच्छा फंड है. और इसको दूसरे तरफ से समझ सकते हैं. अगर बैंक कहती है कि आपका पैसा 9 वर्ष में दुगना हो जाएगा, आपको जानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 9 से भाग दे दीजिए 72 में, कितना हो गया 8 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. मतलब दोनों संदर्भ में ये काम करता है. अगर बैंक ने कहा कि 8 वर्ष में आपका पैसा दुगना हो जाएगा, तो 72 में 8 से भाग दे दीजिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%. सो इफ दैट इज द फंडा 72 फॉर द कॉमन पीपल, without making any calculations, without knowing the finance,
formula, and without the applications of the scientific method, if you want to know the rate of interest of the bank, or if you want to know in how many years your invested money will be double, please apply 72 rules. How can you apply for that? If the rate of interest is 8%, just we have to divide 72 by 8. Resultant, that is the 9, it means in 9 years, your investment money will be double. If you have the knowledge about the time, and if you want to know about the rate of interest, just you have to divide 72 by time. You will get what you will get. That is the rate of interest. If you have the knowledge of rate of interest, you can know about the time. If you have the knowledge of time, you can know rate of interest by the applications of simple funda, that is rule 72. That is applicable. थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ये रूल है. कैलकुलेशन जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट थोड़ा इधर उधर होगा, बट एक कॉमन पीपल के लिए हमने जो बताया है, दैट इज फॉर द कॉमन पीपल विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ द फाइंडिंग द टाइम वैल्यू. इट इज applicable for the common people. That is, तो ये आपका जस्ट आई हैव गिवन अबाउट इट. तो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? एक से ज्यादा अगर आपका पैसा, एक से ज्यादा जगह पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो तो कैसे करेंगे? देखिए, टाइम हमारे पास बहुत कम है. 1 आवर आपका बीतने जा रहा है, 1 घंटे से हम बोल रहे हैं. सिर्फ क्रीम चीज हमने आपको आपके सामने रखना चाहा है, जिसमें हमने आपको बताया है व्हाट इज कैपिटल बजटिंग. Capital budgeting is the comparison between the cash inflow and cash outflow if investment is made in any project. In brief, at the time of the making investment, you think which project is advantageous in point of view, business point of view. It means, is it beneficial to the business or not? For this, you make the evaluations. For making the evaluations, we apply the scientific method. Just I will explain about that. So in this scenario, we have considered the 2 aspects. In one aspect, we have considered about the discounted value, and in second aspect, we have considered about the non-discounted aspect. How can you approach for that? Just I will explain with the help of the examples. Not I have given the examples, I have also made explanations, scientific method, non-scientific method also. One, having consideration about the value of money with time. In second case, only having the consideration of the value of money, not the time. But which is best one? Consideration of the investment money with value of time. That is the main thing. So वैल्यू आपको समय के साथ सोचना है कि आज जो आप पैसा लगा रहे हैं 20 साल बाद कितना हो. ये इसमें भी आपको फायदा करेगा कि आज जो हम घर मकान खरीदने का सोच रहे हैं 20 साल बाद इस फ्लैट का दाम मार्केट में कितना होगा, ये भी निकाल सकते हैं. और आप बचत का भी निकाल सकते हैं. इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई हैव एक्सप्लेन इट इन टेकिंग द हेल्प ऑफ द सम एग्जांपल्स. For the common people, I have also some given example. अब थोड़ा सा हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात बोलते हैं. ये भी आपको कैपिटल बजटिंग के ही तहत आता है. 8 बजे में कुछ मिनट बाकी, 8 बजे से आप क्वेश्चन आंसर आपका करेंगे. 3-4 मिनट अभी हम और बोलने दीजिए कृपया, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे. 8 बजे से 1 घंटा हो जाएगा. क्वेश्चन आंसर से शुरू करें. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कैपिटल बजटिंग. क्या है, क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि बैंक से लोन ले लीजिएगा तो आपको टैक्स कम करना पड़ेगा? दैट इज द क्वेश्चन. क्यों ऐसा होता है? एक आम पब्लिक को आप देखते होंगे, कहते होंगे, दुकान पे बोर्ड लगा देता है कि मैंने बैंक से लोन लिया है ताकि इनकम टैक्स वाले उनको ज्यादा तंग नहीं करे. क्या रीजन है, साइंटिफिक रीजन क्या है, ये 3-4 मिनट में हम बताना चाहेंगे. फॉर दैट वी हैव टू पास थ्रू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जैसे आप सपोज कीजिए कि आपने बैंक से 100 रुपया लिया है. सपोज दैट इफ यू हैव टेकन लोन फ्रॉम द बैंक 100 रुपीज एंड यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट
फॉर बिजनेस पर्पस। अब 100 रुपया बैंक से लोन लिए हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं बिजनेस के लिए, तो क्या है कि आप बैंक से जब आप लोन लिए हैं तो उसको इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट मान लिया 10% इंटरेस्ट देते हैं, सब कुछ कीजिए, दैट्स जस्ट आई हैव गिवन द एग्जांपल। 100 रुपया में तो कोई बिजनेस होता नहीं, जस्ट आई मेक द एक्सप्लेनेशंस, आई हैव टेकन द एग्जांपल्स फॉर दैट। अगर आपने 100 रुपया लिया, 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 10 रुपया बैंक को इंटरेस्ट देंगे। आपने वो पैसा कहाँ लगाया? बिजनेस में। तो आपका अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हुआ, मतलब जो कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका कॉस्ट कितना है, वो हो गया जो आप पैसा बैंक को देंगे, इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया 10%। ये 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। तो अब आपका रिटर्न हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। इफ यू हैव इन्वेस्टेड मनी इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, रिटर्न मस्ट बी ग्रेटर देन द 10% बिकॉज यू हैव टू गिव द बैंक 10 rupees. So your return must be the greater than 10 rupees, then your business will progress, will move in the positive direction. अगर 10 रुपया आप बैंक को लौटाएंगे और 12 रुपया आपको नहीं आता है तो आपका बिजनेस पॉजिटिव नहीं बढ़ के नेगेटिव जाने लगेगा। So it means in brief, what is the concept? The return in the particular project must be greater than the cost of capital. Remember it. What is the cost of capital? What you pay for the utilizations, for the applications of the capital. What we pay for the utilization of the capital, that is the cost of capital, and your return must be greater than the cost of capital. Then your business will move in the forward directions. Otherwise, your business will be move in the downward direction. You will be in loss in the future. So whenever you have to make investment, your return must be the greater than the cost of capital. Remember it. एक क्वेश्चन आपके तरफ से आ सकता है, सर अगर हम बैंक से लोन नहीं लेकर शेयर से पैसा लेते हैं, लोगों से पैसा शेयर मार्केट शेयर बेचकर पैसा लेते हैं, तो ऑर्डिनरी शेयर वाले को तो हमको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, तो उसका तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0 हो जाएगा। तो हमको तो चिंता का विषय ही नहीं है, क्योंकि हमें डिविडेंड देना या नहीं देना कंपनी के मर्जी पे निर्भर करता है। ऑर्डिनरी शेयर में तो मैं डिविडेंड नहीं दूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 0 रहेगा, तो लॉस होने की संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बहुत सी टेक्निकल चीज मैं बोलने जा रहा हूं, बी केयरफुल। ठीक है, बैंक में तो आपको इंटरेस्ट देना है, ये कंपलसरी है, नहीं देंगे तो नोटिस आएगा, दिवालिया हो जाएगी। लेकिन इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, डिविडेंड देना भी आप पे निर्भर है, तो इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस लिहाज से 0 होना चाहिए। यू आर राइट, लेकिन ये राइट नहीं है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर हैं उनका एक्सपेक्टेशंस होता है, बिकॉज वो बैंक में पैसा नहीं लगाकर आपके शेयर आपके कंपनी में पैसा लगाया है, दे हैव टेकन रिस्क। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? Expectation is to get the risk premium. They have taken the risk. They have the expectation to get the risk premium. उसने रिस्क लिया है, तो बैंक से जो रिटर्न मिलता है रिस्क फ्री है, तो रिस्क लिया है तो रिस्क प्रीमियम चाहते हैं। तो आपका रिटर्न उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार होना चाहिए, रिस्क प्रीमियम जितना वो चाहते हैं। अगर रिस्क फ्री रिटर्न 10% है, रिस्क लेने का एक्सपेक्टेशन 4% ज्यादा है, तो 14 रिस्क प्रीमियम हो गया आपका 4%, रिटर्न हो गया 10%, 10 + 4% विथ रिस्क प्रीमियम, तो एक्सपेक्टेशन हो गया 14%। देन योर रिटर्न मस्ट बी द 14%। देन द investor will make investment in the stock in your company, otherwise they will not make investment. So in this case cost of capital is 0, but due to the expectation and due to the consideration of the risk premium by the invested persons, your return must be greater than the return plus risk premium. Remember it. आपका रिटर्न अगर स्टॉक में है तो कितना होना चाहिए? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम मींस एक्सपेक्टेशन फॉर द इन्वेस्टर्स फॉर टेकिंग रिस्क, एडिशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्न, एडिशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स फॉर टेकिंग रिस्क, दैट इज द रिस्क प्रीमियम। तो वो चाहता है कि हमने रिस्क लिया तो ज्यादा रिटर्न आए, तो वो रिस्क प्रीमियम भी आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। वो दोनों मिलाकर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है।
तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका हमेशा रिटर्न से कम होना चाहिए, रिटर्न हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए, देन यू कैन ग्रो। सो रिटर्न मस्ट बी द ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So that is the basic explanations in this short period of time in 1 year, 1 hour. So now हम सर से थोड़ा आज्ञा चाहेंगे अपने वाणी को विराम देने के लिए, ताकि आप लोग के साथ मैं थोड़ा इंटरेक्शन कर सके। 1 घंटा से थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, सॉरी फॉर दैट। I have taken only 1 hour for making explanations these topics, but I have taken the 1 hour 6 minutes. But so हम आपसे आप इंटरेक्शन करना चाहेंगे। ये थोड़ी हमने जो बातें भी कही है, ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक लाइफ से क्या है, कॉमन पीपल के लिए भी कुछ फंडा मैंने बताया है। जस्ट आई हैव एक्सीलेंट। सो इन ब्रीफ आई ब्रीफ, so if you have to make investment, company point of view, if you have taken loan, you must consider about the cost of capital. If you have arranged the money by the stock exchange, by selling the stocks, you have to consider about the cost of capital. In case of the debt, there is the direct cost of capital. How can you calculate for that? Just I have made explanation about that. But if you have taken arranged the money by selling the stocks, there is no direct cost of capital. But you have to consider about that scientifically, so that you can fulfill the expectation of the investors. That is. Thank you. Very nice, very nice. And Mr. Bedkar, you want to ask something? What, sir? Okay. You want to ask something? One thing, Professor Nilesh ji, suppose you have given that example that 1,20,000, 2,50,000, and 3,50,000 was the future return. So that and the present value is 1 lakh or something like 2,50,000 or 2 lakh or something like that. So whenever we are finding out the present value of that return, that is suppose that is coming to the face value, means with money outflow which we are going to make. So then we should make investment, and we suppose 4 options you have given. In 4 options, all the 4 options has got face value. So which option should be taken? हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अभी हमने 1 लाख रुपए लगाए, ये मेरा कैश आउटफ्लो है। हाँ बिल्कुल। और मेरा पैसा 2 साल में आ रहा है 1,20,000। तो 1 लाख भी ऐसे तो देखने में लगता है कि 20,000 का फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, पहला भी काम करेंगे, 1,20,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, 1,20,000। अब देखेंगे कितना हो रहा है। वो 1,02,000 भी हो सकता है और 98,000 भी हो सकता है। बिल्कुल। अब हमने 1 लाख लगाया है, तो देखेंगे कि जो हमने 1,20,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकाला है वो 1 लाख से ज्यादा है कि 1 लाख से कम है। 98,000 आ रहा है कि 1,02,000 आ रहा है। अगर 1,02,000 आ रहा है तब तो उस प्रोजेक्ट को कंसीडर करेंगे, लेकिन एक प्रेजेंट वैल्यू 98,000 आ रहा है तो पहले इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो। बिल्कुल, ये तो समझ गए। हाँ, अगर तो प्रेजेंट वैल्यू जो अगर 1,02,000 आ रहा है तो हम ये मतलब हुआ कि हमारा रिटर्न जो है वो करीबन 2% के आसपास। इसको कॉपी में हम कंसीडर करके रख लें। अब हम देखेंगे कि अगर हम 2% हमने मोटा मोटी लिया है, मतलब समझाने के लिए, तो अभी हमारा 1,02,000 आ रहा है तो हम इसको कंसीडर कर लिए कि प्रोजेक्ट मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर दूसरा प्रोजेक्ट हमने 2 लाख लगाया था और 2,50,000 आया था, उसका भी काम करेंगे। 2,50,000 का फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालें। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 2,05,000 भी हो सकता है, 1,95,000 भी हो सकता है। तो अगर 2,05,000 हुआ तब तो इसको कंसीडर करेंगे एसेप्ट में। लेकिन 1,95,000 हो गया, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट कैश आउटफ्लो 2 लाख है, उससे कम गया तो इसको पहले ही रिजेक्ट कर दो। तो एसेप्ट का रिजेक्ट करने के बाद जो एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट है उसका एक चार्ट बना लेंगे आप। 10 प्रोजेक्ट है तो 10 प्रोजेक्ट पे कौन कौन एक्सेप्ट हो रहा है, कौन कौन रिजेक्ट हो रहा है। पहले रिजेक्ट जो हो गया है उसको तो कंसीडर करना ही नहीं।
जो एक्सेप्ट हो गया उसको कंसीडर करें। अब एक्सेप्ट में हम देखेंगे कि किसका रिटर्न ज्यादा है। 2 लाख से 5,000 हो रहा है तो ये करीबन हमारा 2 लाख का 2 लाख का अगर हो रहा है तो ये करीबन 2.5% के आसपास आपका हो रहा है। पहला केस में जो हो रहा है एक, तो ये कंपैरिजन हम परसेंटेज में निकाल कर करेंगे जो एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट, और उसमें जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। क्लियर कंसेप्ट। बढ़िया। हाँ, प्रसाद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रसाद साहब। हाँ जी। हाँ सर, नीलेश नारायण प्रसाद जी, बहुत सुंदर व्याख्यान दिया आपने। बहुत अच्छा। और आपको मैं कैसे लेमैन भी आपकी जो बातें हैं वो समझने लायक थी। मैं तो लेमैन हूँ, मेरा फाइनेंस से कोई मुमकिन नहीं करे सर, आप स्कॉलर हैं सर, मेरे लिए पिता तुल्य पूजनीय हैं, आप मेरे गुरु जी के समान हैं, आशीर्वाद दीजिए सर। थैंक यू सो मच। आप इसके काबिल अगर समझते हैं, गॉड्स ब्लेसिंग शुड बी विद यू। मैं पूछता हूँ कि बिजनेस इज आल्सो an enterprise of which is based on risk. आप एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो engaged है in discovering a new let us say molecule. अब आज के present return, present value of the returns for next several years it may be negative, but maybe in the 10th year it suddenly becomes popular and it will neutralize all the negatives and become a positive return. तो आप फ्यूचर में उसका फ्यूचर डिटरमिन करते हैं। 2 साल का एग्जाम्पल दिया आपने, 3 साल का एग्जाम्पल दिया, लेकिन अगर हम जानते हैं कि आई वुड नो ओनली आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग with this project or after going ahead with this project at least for 5 or 6 years, हमको समझ में आया कि फ्यूचर कैसा है इसका। ऐसे सिचुएशन में ये जो मेथड है, will it work in that method? Will it work? Because आप तो पहले ही इसको कह देंगे प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर नेगेटिव है, तो इट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट somebody has taken a risk. जी नहीं, हम आपको इसको 2 एस्पेक्ट में इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला एस्पेक्ट में तो ये है कि जो प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे वो फर्स्ट ईयर के लिए पहले निकालेंगे। फर्स्ट ईयर के निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने दिया था कि फ्यूचर वैल्यू बाय 1 प्लस रेट पावर में हमने टाइम लिखा था, टाइम का वैल्यू 1 रहे, तो पहले साल का हम निकाल लेंगे कैसे प्रेजेंट वैल्यू, फिर दूसरे ईयर का जो रिटर्न हमको आएगा उसका निकालेंगे। इस पे टाइम, इसमें जो टाइम का वैल्यू जो हो जाएगा 2 रखेंगे फॉर्मूला में, फिर तीसरे ईयर के लिए 3 रखेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे। फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फॉर्मूला में जो 1 प्लस r% पर पावर में t जो है, t का वैल्यू अलग अलग होता जाएगा। पहले साल का जो कैश आउटफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1 रखेंगे, दूसरे साल के लिए 2 रखेंगे, तीसरे साल के लिए 3 रखेंगे, 10 साल का हुआ ना 10, ऐसा 10 बार करें और सबको फिर एक बार जोड़ लेंगे, वो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो गया। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो इन द इंटरवल ऑफ टाइम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, इन दिस वे सबका एक बार हम कंपैरिजन करें, सबको निकालकर हम जोड़ लेंगे। अभी जो एग्जांपल हम दिए थे उसमें एक ही साल लिए थे कि 5 साल बाद इतना रिटर्न है। आपका केस थोड़ा सा अलग हो गया, इसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग इंटरवल पर जो रिटर्न आ रहा है सबका अलग अलग निकालेंगे, सबको बाद में जोड़ लेंगे, ये भी साइंटिफिक तरीका ही है। और सबको जोड़ने के बाद अब उसका जो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा वो कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल आउटफ्लो, सॉरी टोटल इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल इनफ्लो इन द फ्यूचर, पहला साल से 10वां साल तक।
अब ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो हो जाएगा उसका कंपैरिजन अब कैश आउटफ्लो से करेंगे। अभी जो कैश फ्लो आउटफ्लो हुआ इससे करेंगे, तो कभी निगेटिव है तो कभी पॉजिटिव है, लेकिन हम जब जो टोटल लिए हैं अलग अलग ईयर का अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सबको जोड़े हैं, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों उसमें समाहित हो गया है। अब हम उसका जो रिटर्न होगा उसका कैश आउटफ्लो से तुलना करेंगे, अगर ज्यादा है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर हम सोचेंगे। अब रही बात कि 10 साल के बाद एक एक्सपेक्ट पे, तो ये साइंटिफिक तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हो गया। लेकिन आपका क्वेश्चन में एक चीज और है कि मान लिया जाए कि 9 साल तक वो अच्छा नहीं था, लेकिन 10वां साल से अच्छा करने लगा, पॉजिटिव करने लगा, ग्रोथ पॉजिटिव हो गया, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो हमें बात बनती है, तो सिर्फ हम निगेटिव सोच करके क्यों छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 9 साल के बाद 10वां साल से जब पॉजिटिव होने लगा तब हम उसको ट्रेंड एनालिसिस में डालेंगे, साइंटिफिक मेथड में वो ट्रेंड एनालिसिस में डालेंगे। अभी तक जो हम बताए थे वो साइंटिफिक मेथड में प्रेजेंट वैल्यू को लिया था, तो प्रेजेंट वैल्यू से एक बार हम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर उसका ट्रेंड वैल्यू अगर ऊपर जा रहा है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, टेक्निकल एनालिसिस में उसका ऊपर जा रहा है, तब हम उसका ट्रेंड एनालिसिस जब लेंगे तो ग्राफिकल दिखाएगा कि 9 साल तक तो कंपनी जो था उसका निगेटिव था, अब उसका ग्रोथ रेट ऊपर हो रहा है, तो अब ग्रोथ रेट 2-3 साल तक हम फिर देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं 2-3 साल का रिकॉर्ड है, दो ही साल का है तो देखेंगे, तो वहां पे हमारा पॉजिटिव सोच हो जाएगा। वी take decision positively, we can make investment. We will apply the trend analysis and regression method. In addition to this present value, we will apply other scientific methods also for making the best decisions. That is one of the important making decisions method. That is not only one method. अभी जो हमने आपको बताया प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये वन ऑफ द मेथड्स है, एक ही मेथड नहीं है, ये one of the methods है, but we will apply the other methods also if the condition differs from the previous explanation. Previous explanation से अगर condition differ करता है तो other scientific method को भी इसमें हम अप्लाई करेंगे और तब डिसीजन लेंगे। तो दो एस्पेक्ट में इसका आंसर होगा, एक तो कैश इन फ्लो, टोटल कैश इन फ्लो निकालेंगे जो भविष्य में आ रहा है सेपरेटली, या बाद में उसको टोटल करेंगे एक, और दूसरा अदर साइंटिफिक मेथड को भी इसमें कंसीडर करेंगे। इन दिस एस्पेक्ट्स वी विल बी एबल टू मेक द बेस्ट डिसीजंस if the company is exhibiting negative growth rate up to a certain limit, and after the completion of certain limit, if company starts to exhibit positive trend, then we have to apply the other scientific method for the best decision. Yes. सो मच अमिताभ जी, बड़ा अच्छा हुआ आपने ऐसे विषय को चुना, कैपिटल बजट मैनेजमेंट। आज तो वो सब विषय नहीं है, लेकिन जुड़ा हुआ सब्जेक्ट विषय है वेंचर कैपिटल, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, उसका भी एक अलग प्रोग्राम रहना चाहिए। क्या चीज, कौन सा बोले? वेंचर कैपिटलिज्म, वेंचर हाँ, तो वेंचर कैपिटल। तो एक रिक्वेस्ट है नीलेश जी प्रसाद साहब का, कैन यू स्पीक ऑन दैट? जी सर, यस सर, आई एक्सेप्ट सर। ओके, अगला सैटरडे संडे तो मेरा बुक है, उसके बाद वाले संडे में हम चाहेंगे कि आपका रखें वेंचर, क्योंकि हाँ वेंचर कैपिटल का ही बहुत एडवांस रूप आ चुका है, स्टार्टअप प्लान जो मोदी जी ने शुरू किया है। वेंचर कैपिटल में क्या है, हाँ वो बहुत अच्छा है स्टार्टअप, उसमें भी चर्चा हो जाएगी, वेंचर कैपिटल में भी चर्चा। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। मीन्स टुडे आज कितना तारीख है? 15/22 मीन्स 29 इज फिक्स फॉर वेंचर कैपिटल एज पर रिक्वेस्ट ऑफ महेश्वरी प्रसाद साहब। ओके नीलेश जी, हैव यू accepted? Yes sir, I agree. Okay, our this ये Chidambaram साहब, you are from the very beginning, you want to ask something? You are from Mangalore. Yes, what sir, is your comment regarding this capital budgeting? Have you got the funda? And any question you want to ask, or if you want to make comments? No, sir. No. Actually, it's a wonderful session, actually. Very good. I would like that in future also you should join. You should note my number.
You should note my Yeah. number. Are you member of my webinar group? There is no fees for that. Uh, No. no, sir. Still, no, I'm not So member. I please, just visit the group and I can. okay. I will request all new members who have come today to note my number 790 790 1 minute, sir. 1 sorry, minute. 1 minute. So that Yes, all sir. is Tell me. Sir. 790 790 359 359 359. Okay. 5877 5877 790 359 5877. 5877. So all members are requested to give me one WhatsApp message also, so that all linkages of my all Saturday Sunday program I'll be sending, and after this program you'll be getting recording of this also. Very good. Okay. All sessions are very nice, and all are appreciated, and every time our speakers create demand, and medical doctors also are giving very good suggestions also free of cost. You will be learning too much, and if you have got some extraordinary knowledge, no, we would like to listen from you also. What are you doing, Chidambaram Saab there? Sir, I'm an audit manager, sir. Sorry, you are very good audit manager. So very good. So we will be listening something about some experience of audit also in future Yeah, from sure. you also. Okay. Bedkar Saab, you want to ask something? Bedkar Saab, जी you सर, want to make, नमस्ते। और आज का ये सेशन प्रोफेसर नीलेश शरण सर ने बहुत ही अच्छा लिया है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी ये सभी के लिए जरूरत है कि हमारी इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें, उसके रिटर्न कैसे मिलेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। ज्ञान के साथ साथ हमें पैसों का भी विचार करना चाहिए, अपने रिटर्न्स कैसे आना है, कैसे आते हैं, उसका कैलकुलेशन सर ने कर दिया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका स्पीच बहुत ही हमें अप्रिशिएट हुआ। थैंक यू। और बहुत इजी ढंग से बता दिया, और सब एग्जाम्पल भी दे दिया, क्वेश्चन का भी आंसर बहुत अच्छा दिया। मंजूनाथन जी, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू वांट टू मेक कमेंट ऑन टुडेज वेबिनार? Manjunathan, are you listening? Manjunathan, you want to speak something? Dr. Bhupati ji, want to say something? Dr. Bhupati, or you want to ask anything from our speaker? Our speaker has proved that he has special knowledge of this subject, and he has accepted one proposal from our one of the scholar and surgeon also. So, any other questions you want to? Bhupati ji, want to say something? Good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening. Good You want evening. to ask something, or you want to add something, or you want to make any comment? No comment, sir. Okay, fine. All are Fine, okay. 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 So we would like that in future also you should come in our webinar. So I have given my number also. You might have noted. Okay. So, okay, I'll be sending you the linkage. Next time, one of the forest officer is speaking. Dr. Uma Shankar Singh will speak on Saturday. One of the ambassador, Ram Mohan ji or Deepak Sinha Dilip Sinha will be speaking. So very nice session next time also. And now any other persons who want to ask something may ask. अच्छा, अमिताभ जी, बहुत अच्छा प्रोफेसर नीलेश नारायण जी ने आज नीलेश नारायण प्रसाद जी ने अपना भाषण दिया, और बहुत अच्छा। ये बताया कि आपने किस तरह सोच समझ के हम पैसा इन्वेस्ट करें तो कम समय में भी हम अच्छा आर्थिक लाभ पा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो बहुत अच्छा भाषण ज्ञानवर्धक है, प्रेरणादायक है, और आपने पूंजी बजट निर्धारण की अवधारणा को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया। सर ने टाइम वैल्यू मनी की बारे में व्यावहारिक उदाहरण दिए, और विषय को जो बड़ा ये बजटिंग का बड़ा नीरस सा होता है उसको भी
ऐसा रोचक बनाया कि मैं लगातार सुनता रहा सर की बात को। आपकी प्रस्तुति में विषय की गहराई और व्यावसायिक दृष्टिकोण बहुत का सुंदर समन्वय दिखा। निवेश निर्णयों के विश्लेषण की विधियों को आपने सहजता से समझाया और आपकी जो बोलने की कला है और जो आपकी विषय में गहराई है, दोनों को जोड़ के आपने बहुत ही प्रभावशाली और प्रेरक आज का आपका लेक्चर रहा। सर थोड़ा सा ये बताएं कि सर कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग करो, थोड़ा सा जो है आप अपने काम से अलग हट भी कुछ काम करते रहो, तो क्या कोई इंसान जैसे कोई सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहा है, मान लिया कंप्यूटर इंजीनियर है, तो और उसका 2 लाख पर मंथ उसको मिल रहा है, तो जो उसका रोज का काम है उससे वो किस प्रकार से साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग कर सकता है? एक तो ये। दूसरे सर ये बिटकॉइंस जो आ रही हैं आपकी क्रिप्टो करेंसी, ये क्या बड़ा जोखिम है, क्या है? और आजकल तो वैसे ही लोग बहुत डरते हैं, कोई कॉल आता है कि आपसे बात करना, तो लोग डर के मारे ना तो उसका कॉल उठाते हैं, ना वीडियो कॉल उठाते हैं, और लोग कहते भी हैं कि ना उठाएं। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? फ्रीलांसिंग यानी कि साइड बिजनेस और क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगा, इसलिए कि ये बहुत सावधान करने वाली चीज है। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस हमारे देश में इसको मान्यता नहीं है, इलीगल है। कृपया ये सबों को बता दें, अपने साथियों को बता दें। जी सर। कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करें, ये इलीगल है हमारे देश में। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई ने लीगल नहीं माना है। जो चीज लीगल नहीं है उस पर चर्चा करना भी हमें लगता है कि वो उचित नहीं है। हाँ, जो लीगल है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो लीगल है ही नहीं। तो दूसरे सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया। और रही बात पहले सवाल का, क्या साइड में कुछ हाँ कर सकते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के रूप में आप अपने आप को साइड में अपना एक ऑफिस रख के काम कर सकते हैं, एडवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं, मर्चेंट बैंकर के रूप में काम कर सकते हैं, फैक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। अगर आपके पास समय है और थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज है, तो साइड में अपना ऑफिस रात में अपने कार्य को अवधि के बाद, अपने वर्किंग आवर के बाद, ऑफिस के बाद एक अपना ऑफिस रख सकते हैं, जिसमें आप रात में एक सर्टेन समय तक लोगों की सहायता कर सकते हैं, एडवाइजर के रूप में, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के रूप में निवेश करने का बारे में बता सकते हैं, सावधानी बता सकते हैं। और एक अगर आप लाइसेंस ले लें तो बहुत अच्छा है। एक छोटा सा परीक्षा होता है, उसमें आपको लाइसेंस मिल जाती है, तो आपका एक कोड बन जाता है। तो पैसे की लेन देन करने से आपको एक लीगल जामा पढ़ा लेते हैं। तो साइड भी किया जा सकता है। तत्काल आप किसी बड़े मर्चेंट बैंकर या फैक्टर के अधीन में काम करके सीख सकते हैं, ये एज ए असिस्टेंट। एंड इन कोर्स ऑफ टाइम व्हेन वी बी एबल टू handle the task by dint of your own skill and expertise, you can start your own business. आप असिस्टेंट के रूप में काम कीजिए किसी बड़े मर्चेंट बैंकर के साथ या किसी फैक्टर के साथ, फिर सीख लेने के बाद अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अगर उनके पास खुद का नॉलेज है तो कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे रिसोर्स पर्सन खोजा जा रहा है बाय द सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बाय द एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। रिसोर्स पर्सन के रूप में वो काम कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करके भी अपना कैरियर उस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। तो 1 या 1.5 घंटे का सेशन ले सकते हैं किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के पब्लिक डोमेन में। तो इस तरह से वो पहले क्षेत्र में अपने काम के साथ साथ अपना कैरियर बना सकते हैं। ये चेन ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अहेड. Just we have to apply your skill, expertise, and experience by which you can extend your view, you can extend your own business in your own office, in your own area, at your own comfortable time. Thank you. थैंक यू सर, बहुत अच्छा
आपका sir, the way you delivered the lecture really impressed all of us, and request Amitabh ji to invite you to next time so that we can understand in detail what ventures trading. Thank you, sir. जोशी जी, इनका इनको इनको यूएनओ से भी ऑनर मिल चुका है, एंड ही इज नाउ इंटरनेशनल स्पीकर। अखौरी प्रसाद साहब भी Thank you, कुछ sir. पूछना चाहते हैं, हियर रेज्ड हैंड। तो सर आप पूछिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं प्रसाद साहब? छोटा सा एक छोटी कंफ्यूजन ही है, और एफडीज जो है वो और बड़ी बड़ी कंपनीज वो भी उनके यहाँ हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। सर आपकी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं मिल पा रही, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है। आई एम सेइंग कि direct investment in companies, direct investment of fixed deposit in companies, good companies, they give you a much better return than any of the banks, higher bank, any of the reliable also. So, इसके बारे में हम जानते हैं, we decide. I know some people who have gone away from investing in mutual funds. Instead, they have invested as not as fixed deposit in the banks, but as fixed deposit in the corporate itself, at bade company, and they are reaping much better benefits, much better benefits. I wanted to ask you. What is your opinion about this, going away from the banks and investing in corporate? एक्चुअली आवाज कुछ कट रही थी, लेकिन जहां तक हमको समझ में आया आपका क्वेश्चन, बीच बीच में आवाज कट रही थी। क्वेश्चन हमको ये लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंक या कहीं पर रिस्क फ्री करते हैं, उससे ज्यादा रिटर्न हमको स्टॉक मार्केट या डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से मिलता है। इस पर आप ओपिनियन जानना चाह रहे हैं? हम मुझे ऐसा लगा ही क्वेश्चन से। Not in the stock market. Only fixed deposits of the companies, not the banks. Fixed डिपॉजिट में जनरल डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिलता है, ये ऐसा क्यों? कंपनीज जो है वो भी उनके यहाँ भी आप फिक्स डिपॉजिट डाल सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ। एक्चुअली है क्या कि हम अगर उनको टाइम फिक्स नहीं करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको क्या है कि दे हैव टू गिव रिटर्न मनी ऑन डिमांड, तो दे हैव टू बी रेडी ऑलवेज टू गिव योर रिटर्न। लेकिन अगर हम टाइम बाउंड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि हम 3 साल के बाद लेंगे या 4 साल के बाद लेंगे, then they can utilize that money for a certain period of time. They will be able to make the investment in other programs, can utilize that money for a certain period of time. ऐसे क्या है कि ऑन डिमांड है, जैसे सेविंग बैंक में पैसा रख रहे हैं। सेविंग बैंक में मेरा अगर 10 लाख रुपया रखा हुआ है सेविंग बैंक में, तो they have to be ready for always, because on demand they have to give my money return. 10 लाख रुपया रखा हुआ है, कल हम जाएंगे बैंक में कि मेरा पैसा लौटाइए, तो उनको रिटर्न देना है। एवरी टाइम दे हैव टू बी रेडी। लेकिन अगर हम 10 लाख रुपया फिक्स एफडी कर दिए 10 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो बैंक जानते हैं कि 5 साल के लिए हम उस बैंक पैसे का यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑन डिमांड हम उनको मांग नहीं सकते हैं। So bank can utilize that money for a certain period of time in the future, up to the certain level, up to the certain period. That's why they give the higher return in comparison to the traditional investor. इसलिए एफडी में पैसा ऑन डिमांड दो तरह का डिपॉजिट होता है, एक डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट में हमेशा डिमांड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिलता है। जैसे एफडी कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ टाइम डिपॉजिट, and saving bank account that comes under the ambit of demand deposit. So if your question refers to the time deposit, so my answer is time deposit
will produce, will give higher return in comparison to demand deposit. Always. Sir, do you have any view about the present geopolitical situation affecting the investors? What, sir? Yeah, very good question. I say my situation geopolitically is extremely uncertain, full of uncertainties. In this particular, It has the great impact, highly influential impact upon the investment and the cross-border trading also. जब आपका किसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है तो स्वाभाविक है व्यापारियों के बीच भी मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है. There would be more export and import. It means export and import will take place frequently without any hindrance. But there would be political imbalance. I means the economic that can lead to economical imbalance also. अगर किसी देश के साथ अगर पॉलिटिकल इम्बैलेंस शुरू होता है सीधा इसका इम्पैक्ट हमारे आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है. कुछ देश टैरिफ ज्यादा कर देते हैं, ट्रेडिंग को रोक देते हैं, फ्री इकोनॉमिकल जोन को कैंसिल कर देते हैं, या व्यापारियों को वहां से बिजनेस करने में कठिनाई आने लगती है. तो इसका तो सीधा प्रभाव पड़ता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज का हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी. सीधा प्रभाव है, डायरेक्ट impact. If there would be cordial relationship between one country to another country, it will have the positive impact on the economical activities also, on the trading also, cross-border trading also, import-export also, policy related to the international trades also. There will be the positive policy that will have the positive impact upon the international trading. If there would be political turmoil, that will have the adverse impact on the economical activities also, leading to the economical turmoil also. That is the common fact, universal truth. do you have an advice on that? Do you have an advice to ordinary investors at this time? इन्वेस्टर्स पॉलिटिकल सिचुएशन का तो असर पड़ता है इन्वेस्टर्स तो काफी खुद जागरूक है कि किस देश के साथ मेरा अभी व्यापार अच्छा चल रहा है, इकोनॉमिकल पॉलिसी मेरा किन देशों के साथ अच्छा चल रहा है, वहां इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से, व्यापार के एस्पेक्ट से अच्छा है. ये तो स्वाभाविक है कि इफ देयर वुड बी द कोर्डियल रिलेशनशिप, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, positive economical environment, and investors will make investment accordingly, they will get moral support, economical support, and political support can lead to higher return, positive growth in the business automatically. और जिस देश के साथ गवर्नमेंट का पॉलिटिकल अप्रोच अच्छा नहीं है वहां तो थोड़ा सा मोरल ग्राउंड, इकोनॉमिकल ग्राउंड, पॉलिटिकल ग्राउंड दोनों हर क्षेत्र पे इन्वेस्टर को पूरा सावधान रहने की जरूरत है. तो साइकोलॉजी है, जिस पड़ोसी के साथ मेरा अच्छा संबंध है बच्चे वहां जाके बार बार खेलते हैं, जिस पड़ोसी के साथ मेरा अच्छा संबंध नहीं है बच्चे भी जाने से कतराते हैं. तो बच्चे भी सावधान रहते हैं कि उनके यहाँ जाए या नहीं, मम्मी से पूछ लेते हैं तब जाएंगे. तो दैट इज द, इफ यू हैव द गुड पॉलिटिकल रिलेशंस, पॉजिटिव पॉलिटिकल रिलेशंस with the neighboring country and the other countries across the world, investors will have the positive mindset and will prefer to make investment in that particular country. If there would be the chain of hindrances in the way of making the established political relations, investors will hesitate to make investment. That can lead to the negative business growth. बहुत अच्छा और क्लियर कट कंसेप्ट आपका है. इतना क्लियर कट कंसेप्ट हम लोग को चार्टर्ड अकाउंटेंसी लाइन के हैं बहुत लोगों को नहीं रहता है. और इतना सुंदर जवाब आपने दिया, बहुत अच्छा लगा.
और हमारे वेबिनार का स्टैंडर्ड आपने बहुत ऊंचा कर दिया आज का वेबिनार में इस चीफ स्पीकर के रूप में एंड सो मेनी पीपल्स who were unaware of this capital budgeting उन लोग को भी इसके बारे में जानकारी हो गई and so many people newly joined also. They should come in future also for getting good knowledge from this webinar group, where the purpose of this group is to share knowledge, to enhance knowledge of all the persons. All scholars have got very too much knowledge stock, and they come here to share that knowledge so that all young persons should learn that also, and even older people also can get benefit of that. And on the advice of our speakers, we can invest, we can get suggestions, we can apply, we can implement, and we can get enjoyment also, because implement will be giving result also, and that result will give you benefit. So now I will request Chandreshwar Khan Sahab to give some Amrit Bani. So Chandreshwar Khan Sahab, if anyone has to say something, they can say also. Otherwise, Chandreshwar Khan Sahab की अमृत बानी. थैंक यू नीलेश जी, बहुत जी, अच्छा लगा. नीलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपको धन्यवाद इन शब्दों में देना चाहूंगा कि वित्त में लोगों का चित्त रहता है, लेकिन वित्त का व्यापक ज्ञान नहीं रहता है. हाँ, सरस्वती की कृपा से लक्ष्मी का आपको इतना ज्ञान है कि बिल्कुल प्रबुद्ध शुद्ध तरीके से वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, क्योंकि वित्त प्रबंधन जो है वो जीवन प्रबंधन से सीधा जुड़ा हुआ है. बहुत अच्छा. कि यदि मान लीजिए कि इसकी जो चिंता रहती है, इसके अभाव में लोगों का भाव क्या होता है. कई दफा मैं ये चाहूंगा कि अब तो मैं रिटायर कर गया हूं, आप जैसे लोगों को सुनने के बाद में लगता है कि मैंने लोगों के लिए काफी काम किया है, उनके वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए. अपना वाला हमने कभी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि मेरा ध्यान दूसरा था. एक दफा हमने कोर्स प्रारंभ करवाया था 50 इयर्स के एज वाले के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग. तो मेरे जैसे लोगों के करीब लोगों ने कहा कि सर हम लोगों का वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए तो तैयार कर रहे हैं. हम बोले कि नहीं, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए तो हम आपको तैयार नहीं करवा रहे हैं, लेकिन इतने लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि अब मैं ये रिटायरमेंट प्लानिंग तो होता है उसी में रखूंगा. मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा, जिनके लिए जो अटेंड किए थे, क्योंकि उस समय उनका समय था और उन्होंने कुछ करना शुरू किया. तो कई दफा क्या होता है कि पैसे की जरूरत है, लेकिन उसका से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसा है, तो इसको हम लोगों ने थोड़ा गलत मान लिया है. ये गलत मानने वाली चीज नहीं है, मैं भी उसमें से हूँ कि वित्तीय प्रबंधन यदि नहीं है तो उसके आघात प्रतिघात होते हैं. आपके लिए मेरा ये होगा कि हमने जो कहा कि सरस्वती की कृपा से और किसी चीज ने हमें भी प्रेरित किया था कि या कुंदेंदु तुषार हार रबला, आपको लक्ष्मी को कैसे हम जगह दें, बढ़ाएं. हालांकि लक्ष्मी केवल पैसा नहीं है, लेकिन आपने जो व्यापक और विस्तार से इन चीजों को समझाया, वो आपके ज्ञान के खजाने का और ज्ञान का जो आपने उपयोग किया है, लगातार लोगों को प्रोत्साहित किया है, उसका प्रत्युत्तर है और उसका परिणाम है. सही चिंतन के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि व्यक्ति को तर्क
मालूम हो कि तर्क वो कर सके, लेकिन मात्र तर्क से नहीं होता है, तथ्य उसको जानना जरूरी है। और तथ्य से भी नहीं होगा, स्थिति क्या है उसको समझना जरूरी है, और उसके बाद इस चीज की आवश्यकता है कि उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता और उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो वैदिक चीजों में भी इन 4 चीजों को रखा जाता था। यथार्थ कि कितना कर सकते हैं, आपके बड़े अनोखे अंदाज में, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि मुखार विंद से प्रकट करना। मुखार विंद से इस तरह से प्रकट तब होता है जब हेड और हार्ट में वो चीजें, वो ज्ञान भरा हुआ है। तो आपके इस ज्ञान को प्रणाम करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए कि इसको आप फैलाएं। एंड आई एम सो हैप्पी that many of the youngsters who are in quest of understanding these things, but you clarified them, and we are very, very happy that at this juncture of life, हम लोगों के गुरु, हम लोगों के मार्गदर्शक प्रसाद साहब ने जिस भावना उन्होंने सारी चीजों को नोट भी किया, प्रश्न भी किया और आगे आग्रह भी किया, ये सारी चीजें हैं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्ञान को खोजने के लिए। और हम में से किसी को यदि कभी जरूरत पड़े तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। मैं आपको उतना कष्ट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं अपने बाल बच्चे को जरूर रेफर करूंगा। मेरी इसमें रुचि नहीं है बहुत बचपन से, लेकिन जरूरत तो है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमको जरूरत नहीं, बहुत जरूरत रहता है। तो लेकिन कई चीजों को, कई अवसरों को हमने उपयोग भी नहीं किया। तो आपका बिल्कुल उदार से वित्त के बारे में, क्योंकि ये बोला गया है कि जो अर्थ के मामले में शुद्ध नहीं है, जिसको अर्थ को बढ़ाने नहीं आता, तो दूसरों के लिए तो नहीं, कहीं अपने लिए अनर्थ न कर बैठे। और ये कोई पाप की कमाई के बारे में आपने नहीं कहा। सही तरीके से हम कमा सकते हैं। और आपने जिस तरह से बिटकॉइन वाला जो था उसको हाईली रिजेक्ट किया, मैं उसको मॉरल समझता हूँ, गैम्बलिंग समझता हूँ, और वो बहुत बड़ा चाल है इंटरनेशनल, बिना उसको पूरा समझे हुए। ऐसे कुछ जो होते हैं, ऐसे जो पासा फेंका जाता है दुनिया भर में, जो लोगों ने जाल बना लिया है कि किसी न किसी तरह से थोड़ा दिखा जाइए, जिसको ठगना बोलते हैं, थोड़ा दिया और उसके बाद सब लेकर के बैठ गए। मेरी इस सोच ने, जब चिट फंड का जमाना था, तो एक व्यक्ति ने हमको बहुत खराब बात कह दिया था मेरे दोस्त के सामने में, और वही व्यक्ति मेरा पैर पकड़ने आया कि आपने समय से पहले वार्न कर दिया था, क्योंकि उस समय उनको मेरी कुछ सहायता की जरूरत थी। मुझे झांसा दिया जा रहा था कि आपका परिवार बहुत बड़ा है, तो कैसे चलाइएगा। हम बोले कि चलाएंगे, मेहनत करते हैं, जो होता है अपने बजट को कंट्रोल में के रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे चीज। हम बोले देखिए, कहीं यदि मेरा ये फंस गया तो हमको बहुत कष्ट होगा, हम आनंद तो नहीं ले पाएंगे। तो मेरे दोस्त ने कहा कि जो हम बड़े होप से आपके पास लाए थे, लेकिन आपके भाग्य में पैसा नहीं लिखा है। तो हमको गुस्सा उठा, लेकिन मेरे घर में थे, हमारे घर नौकरी तो करते हैं। जस्ट 10 दिन के बाद वो फ्लॉप किया। मेरे दोस्त दौड़ते हुए आए कि खान साहब हम डूब गए। प्रसाद साहब जानते हैं कि हम डूब गए। उनके बड़े भाई और लगाए थे, और आपने अच्छा किया, नहीं तो हम लोगों को कुछ मिला भी था, आपका तो तुरंत चला जाता। हम बोले कि नहीं, हम खाली इस पर लिए कि वो सही रास्ता नहीं है। वो मेरे पास आए क्यों थे? तो रामचंद्र खान साहब उस समय में DIG
छोटा नागपुर से, बिहार में ही हम लोग थे। तो हमने भैया को फोन किया, बोला कि तुम्हारे जैसा निर्लोभ व्यक्ति जो बचपन से है इसमें कैसे फंसे, हम दिलवा देंगे। हम बोले मेरा नहीं है। बोले कि हम लोग, अरे बहुत सारे रिलेटिव लोग फंस गए हैं। वो लगा कि चंद्रेश्वर नहीं फंसा होगा, हम तुम्हारा फोन आया तो लगे तुम भी फंस गए। हम बोले कि नहीं, मेरे दोस्त और उनके बड़े भाई फंसे हैं। तो बोले कि और किसी को आश्वासन मत देना, मैं परसों जमशेदपुर आ रहा हूँ, उनका पूरा पैसा मिल जाएगा। तो अब सही तरीके से वित्त को बढ़ाना, समाज को बढ़ाना है, अपने आप को बढ़ाना है। गलत तरीके से अज्ञानता के चपेट में आकर के, लोभ की चपेट में आकर के इसको करना तो अर्थ भी लाता है और यही बहुत बड़ा अनर्थ का भी कारण है। आपने सारी बिंदुओं को जिस तरह से समझाया, भगवान आप में वो शक्ति दी है, इसको और आगे बढ़ाइए। और हमें बड़ी खुशी है इस चीज को कहते हुए कि अब तो उस स्थिति में नहीं है, लेकिन बाल बच्चे को मैं अपनी गलती के बारे में बताता हूँ। क्या हमको बेसी मत रख लो, जो होना था हो गया। My quest was in the field of literature, knowledge, delivering the talk all over the world. उससे थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन कभी भी इन चीजों की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन वित्त के मामले में सटीक होना आज के जमाने की बहुत बड़ी चीज है। आपको धन्यवाद कि आपको जैसे सारा चीज मुखस्त है, कंठस्थ है, and perfectly to the point. Not very many people can dwell on the subject like this, which is so concrete, which is so candid, and which is so needed. Thank you very much for enlightening all of us on the very, very vital aspect of the life, very, very vital management, the money management, the financial management. I do not have any knowledge of although I have conducted many programs, finance for non-financial people, those kind of things I have done for the people because that was my job. But finance and IT is nil. But since I deal with the right management, where I focus on that, the hard-earned money, हमने बेकार कहीं एक खजाम भी खर्च नहीं किया। तो ये मेरे अनुशासन में है। उदारता को हमने रखा है, जहाँ देना वहाँ देना है, जहाँ नहीं देना है वहाँ नहीं देना, वहाँ मैं शुद्ध ब्राह्मण। तो आपने जो इन चीजों को लाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका बीच बीच में अमिताभ जी जैसा प्रसाद साहब ने तो विषय रिफ्रेशर करवाते रहिए। एंड सम टाइम वी शुड कॉल द यंगर जनरेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, Dr. Nile will be judged. So nice. All people know, they should know that Postal Department has also agreed that there are so many profitable investment portfolio in Postal Department. So they will be taking one session on postal investment in addition to Nuava stock broker. They have agreed that what is the stock position, what is the situation, how we should invest, and that broker, big broker is Edelweiss. His name has been changed as Nuama. So दोनों से बात हो गई है and almost ये दोनों एग्री हो गए हैं, इन लोगों से बात चल रही है। तो ये भी नीलेश साहब की तरह और इन लोगों का भी बहुत अट्रैक्टिव होगा। एंड पोस्टल पीपल आर टेलिंग दैट उसके डायरेक्टर भी हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। तो हम उस मोमेंट में सीखेंगे कि पोस्टल डिपार्टमेंट में कैसे हम पैसा लगाएं जहां पे रिस्क कम है और मतलब रिटर्न श्योर है। उनसे बहुत देर तक बात हुई। अब ये ईश्वर की कृपा है, देखें आप लोग के आशीर्वाद क्यों सफल होंगे। ये प्रोग्राम भी दोनों हम करा देंगे।
स्टॉक में अभी कैसे लगा है, जैसा अभी प्रसाद साहब ने पूछा था कि अभी हम लोग को इन्वेस्टमेंट के संबंध में क्या सोचना चाहिए अभी की स्थिति में, तो जैसा नीलेश साहब ने बताया साफ साफ उस तरह से ये कंपनी के हिसाब से बताएंगे कि अब इसमें लगाना चाहिए, अब इसमें लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, भविष्य में क्या आएगा, हमने बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं। And bless me so that I can organize those 2 programs also in addition to Nilesh साहब का this venture budgeting, ये भी हम लोग सुनेंगे आफ्टर 1 वीक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श और सभी को प्रणाम। नीलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। विनय जी इसका रिकॉर्डिंग जरूर कर देंगे, और आई एम इनवाइटिंग ऑल न्यू स्कॉलर्स who have come, who have joined today, and they should join all week Saturday Sunday। तो आपके नॉलेज में कुछ इनहेंसमेंट होता जा रहा है, कुछ वृद्धि होती जा रही है, और थोड़ा थोड़ा बेनिफिट जरूर देगा, क्योंकि जैसा चंद्रेश्वर खान साहब ने कहा कि माँ सरस्वती की आशीर्वाद होगी तो माँ लक्ष्मी जरूर आएगी, और दोनों रहेंगे तो हमारे बैलेंस जीवन में न सरस्वती माँ की कमी होगी, माँ लक्ष्मी की कमी होगी, और हम लोग बैलेंस जीवन आराम से जिएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लेट अस बी होपफुल। और नेक्स्ट वीक भी बहुत सुंदर होने जा रहा है, और नीलेश जी आप भी आइएगा, क्योंकि वी विल बी लर्निंग सो मेनी गुड थिंग्स। ये फॉरेस्ट ऑफिसर ऐसा ऐसा डाटा देते हैं, और ये एम्बेसडर ऐसा ऐसा डाटा देते हैं जिसको सुन के हम लोग स्तब्ध हो जाते हैं। तो लेट अस सी नेक्स्ट वीक, लेट अस मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Thank you, Nilesh ji. God bless you.